नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हाथरस में हुई दंगा फैलाने की साजिश के सबूत दिखाऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हाथरस में दंगे की साजिश के पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। आज मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सीबीआई की जांच को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। सुशांत की मौत के केस में सीबीआई ने आज वही बात कही जो कल एम्स ने कही थी। सीबीआई को भी लगता है कि सुशांत की मौत आत्महत्या का केस है। इसकी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगा। आज रिया चक्रवर्ती 28 दिन के बाद जेल से निकलकर अपने घर पहुंची हैं। आज हाईकोर्ट ने रिया को जमानत देते हुए कहा कि रिया पर ड्रग पेडलिंग का कोई केस नहीं बनता। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूं जिसने मुझे काफी परेशान किया है। यह राहुल गांधी का वो बयान है जिसमें उन्होंने भारत माता का अपमान किया है, हमारी फौज का, हमारे बहादुर जवानों का अपमान किया है। जिस मिट्टी की हम पूजा करते हैं, जिसे अपनी मां मानते हैं, राहुल गांधी ने उस मिट्टी का मान भी नहीं रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के चक्कर में, अपने डायलॉग्स पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तालियां बटोरने के चक्कर में राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया भर में हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा दुनिया भर में हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जिसकी 1200 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा चीन की फौज भारत की सीमा में घुस आई है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। मैं हैरान हूं, जिस पार्टी ने देश पर 60 साल तक राज किया हो, उसका एक बड़ा नेता इस तरह की बात करे। जिस परिवार की 3-3 पीढ़ियों को इस देश पर शासन करने का मौका मिला हो, उस परिवार का वारिस क्या इस तरह देश का अपमान कर सकता है? राहुल गांधी का बयान सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। इसीलिए मैंने आज राहुल गांधी का यह बयान आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री देश की शक्ति को नहीं समझता। अब ऐसे बयान पर हंसें या रोएं, राहुल गांधी ने जो कहा वो इस देश की परंपरा नहीं है, वो कांग्रेस की भी परंपरा नहीं है। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं से आज मैंने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा सरहद के सवाल पर, देश की अखंडता के सवाल पर, फौज के सवाल पर, देश के स्वाभिमान के सवाल पर ऐसा बयान कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता। लेकिन वो मजबूर हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो राहुल गांधी कहेंगे कि मोदी से डरते हो। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं तो मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। प्रधानमंत्री को कायर कहना, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना, यह भी कांग्रेस की परंपरा नहीं है। और यह बात सही है कि राहुल गांधी कभी कहते हैं नरेंद्र मोदी कायर हैं, नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, मोदी कहता है, मोदी बोलता है, मोदी में हिम्मत नहीं कि आंख में आंख डालकर बात कर सके।
लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे चाहे जितनी गालियां दे लो, मेरा चाहे जितना अपमान करो, लेकिन देश का अपमान मत करो। मैं भी ये कहता हूं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, ये उनका अधिकार है, सवाल पूछें, उनका हक है, लेकिन देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाना ये देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है। ये वो कैसे कर सकते हैं? हमारे यहां तो कहा गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जो धरती माता है ये स्वर्ग से भी बड़ी है, महान है। हमारे लिए भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहां की मिट्टी हमारी मां है। इसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई राहुल गांधी से पूछे, उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला? किसने बताया कि चीन ने हमारी 1200 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारी फौज देखती रह गई? किसने राहुल गांधी को बताया कि चीन की फौज हमारी सरहद में घुस आई और हमारी फौज ने उसे रोका नहीं? इस सरकार ने नहीं कहा, ये सेना ने नहीं कहा, फिर राहुल गांधी को कहां से पता चला? क्या फिर से रात के अंधेरे में वो चुपचाप चीन के एम्बेसडर से मिलने गए थे? क्या चीन ने उन्हें जानकारी दी? राहुल गांधी ये भी बता देते कि उन्हें ये किसने बताया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और हम कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी को गलवान में हमारे 20 बहादुर जवानों की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मातृभूमि के एक एक इंच की रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवान -50 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात पहरा देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऐसे बहादुर जवानों के रहते देश की 1 इंच जमीन भी कोई दुश्मन ले सकता है। बात तो उल्टी है। आज चीन को इस बात की परेशानी है कि भारतीय फौजें सरहद पर डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, उन चोटियों पर बैठी हैं जहां से वो चीन पर नजर रख सकती हैं। इसलिए हमारे देश के बहादुर जवानों को, हमारी फौज को बार बार सलाम करना चाहिए। उनकी शक्ति पर, उनकी ताकत पर, उनके बलिदान पर भरोसा रखना चाहिए। देश प्रेम क्या होता है, शहादत क्या होती है, देश के लिए, भारत माता के लिए देश के बच्चे बच्चे के दिल में क्या भावना है, ये जानने के लिए राहुल गांधी को ये वीडियो देखना चाहिए जो मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा सा वीडियो है। एक सैनिक का छोटा सा बेटा अपने शहीद पिता को तिरंगे में लिपटे देखकर, उनके शव को देखकर रोता नहीं है। वो पिता की शहादत को सलाम करता है, पिता के पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाता है। की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। ये रायबरेली की तस्वीर है, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी की तस्वीर है। इस बच्चे के पिता कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। कल जब शहीद का शव गांव में पहुंचा तो हजारों लोग बहादुर शहीद को सलाम करने पहुंचे, लेकिन जब छोटे से बेटे ने पिता को आखिरी सलामी दी तो लोग की आंखें भर आई। पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। ये तस्वीरें सबको देखनी चाहिए। और जहां तक नरेंद्र मोदी की देशभक्ति का सवाल है, तो आज ही नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पदों पर बैठे हुए 20 साल पूरे हो गए। 7 अक्टूबर 2000 को मोदी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी। उसके बाद गुजरात की जनता ने मोदी के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं किया। हर बार मोदी को चुना, बार बार मोदी को चुना। 2014 में पूरे देश ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। 2019 में मोदी एक बार फिर जनता के विश्वास पर खरे उतरे। 20 साल सार्वजनिक जीवन में कोई छोटा वक्त नहीं होता। जनता वैसे ही किसी को चुनाव पर चुनाव नहीं जिता देती। इतने लंबे कार्यकाल में मोदी के दामन पर कोई दाग नहीं है। विरोधी भी मोदी की ईमानदारी पर शक नहीं करते।
70 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, हमारे जवानों पर हमला करवाया और देश के प्रधानमंत्री ने फौज को सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दिया। क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ कि आतंकवादी हमले के बाद हमारे एयरफोर्स ने सरहद पार करके आतंकवादी अड्डों को नेस्त नाबूद कर दिया और चोरी छुपे नहीं, खुलकर यह बात मानी, हां हमने हमला किया, हमने आतंकवादियों को मारा, हमने घर में घुसकर ठीक कर दिया। इसके बाद कोई सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए, ये सोचकर दुख होता है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, भारत के जमीन पर कब्जे की बात कहे तो गुस्सा तो आएगा, सवाल तो उठेंगे। देश की जनता इस पर सोचे, आप इस पर विचार करें। अब मैं आज की बड़ी खबर पर आता हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में एक और रहस्य से आज पर्दा उठा। कल एम्स के डॉक्टर्स ने कहा था यह हत्या नहीं, आत्महत्या का केस है। आज सीबीआई की तरफ से यही बात सामने आई। एम्स के 7 डॉक्टर्स के पैनल ने कंक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी और सबका कहना था कि सुशांत केस क्लियर कट सुसाइड का केस है, इसमें किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है। अब सीबीआई को भी यह लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा के पास सीबीआई की रिपोर्ट की डिटेल्स हैं। गोनिका ने मुझे बताया कि सुशांत की मौत को लेकर एम्स की सुसाइड वाली रिपोर्ट सीबीआई के उस फाइंडिंग से मैच करती है जो क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किए जाने के बाद तैयार की गई थी। घर में किसी की फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिले, यानी सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, उनका किसी से झगड़ा हो इसके सबूत, किसी तरह के स्ट्रगल की बात भी नहीं थी और शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी तरह के जहर को देने की बात सामने नहीं आई। मतलब साफ है, सुशांत की मौत आत्महत्या है, कत्ल नहीं है, मर्डर नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह सामने आई कि पिछले 5 साल में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जो 70 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए, उनमें रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ 55 लाख रुपए खर्च किए गए और इनमें से भी ज्यादातर खर्चे ट्रैवल, स्पा और गिफ्ट्स पर हुए थे। यह बात भी सीबीआई की जांच में सामने आई है। अब धीरे धीरे यह बात साफ हो रही है कि सुशांत की मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी। सीबीआई ने अपनी ओपिनियन पब्लिक नहीं की है, लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि सीबीआई इसी नतीजे पर पहुंची है। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में भी यही खबर छपी थी कि सुशांत की मौत आत्महत्या का मामला था। यह सीबीआई की जांच का हिस्सा है। एम्स के डॉक्टर्स का पैनल पहले अपनी रिपोर्ट में बात कह चुका है, इसलिए सुशांत के परिवार के वकील अब एम्स पर ही सवाल उठा रहे हैं, एम्स के डॉक्टर्स पर सवाल उठा रहे हैं। विकास सिंह का कहना है कि एम्स के 7 डॉक्टर्स के पैनल की रिपोर्ट पर उन्हें यकीन नहीं है। आज उन्होंने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर एक नया पैनल गठित करने की मांग कर दी और इसके बाद एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। आज हमने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि एक नई फॉरेंसिक टीम की गठन की जाए, जो कि इंडिया के जो बेस्ट फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का रवैया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट का जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, उनका जो सारा कंडक्ट है बहुत ही सवालिया निशान उठाता है। उनके डॉक्टर टीवी चैनल पे आकर के बताते हैं कि क्या उनका फाइंडिंग है, जबकि कोई रिपोर्ट अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे रिपोर्ट की कॉपी हमको मिले, जिसमें कि हम एक स्पष्ट रूप से कह सके कि क्या इस रिपोर्ट में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। वो रिपोर्ट भी देने को तैयार नहीं है, पब्लिक डोमेन में आज तक रिपोर्ट नहीं दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता डिस्कस करते थे इस केस को, बड़े डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने मेरे से, और जब मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा तो फोटोग्राफ देख करके स्ट्रेट अवे कहना है कि 200% ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है और इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये सुसाइड का केस है। तो कोई इतना सीनियर डॉक्टर एक फोटोग्राफ देख के अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर कर रहा है, तो इसी से पता चलता है कि इस तरह के रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है।
अगर ऐसी उनको रिपोर्ट, अगर उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट बन सकती थी तो इस तरह से उनको लूज कमेंट 200% स्ट्रैंगुलेशन का केस बोलने का कोई हक नहीं था। विकास सिंह बड़े वकील हैं, वो अपने क्लाइंट के लिए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हर एजेंसी पर सवाल उठाएंगे, हर किसी पर शक करेंगे तो कैसे चलेगा। एम्स देश का बड़ा इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता की प्रतिष्ठा है, पूरे देश के लोग एम्स पर यकीन करते हैं। जब तक डॉक्टर सुधीर गुप्ता विकास सिंह से बात कर रहे थे, उनके मन मुताबिक बातें कह रहे थे, तब तक ठीक था। लेकिन जब उन्होंने जांच की, जांच में अलग बात सामने आई, तो इन्हें परेशानी है। सुशांत सिंह की डेड बॉडी की जांच पहले कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पैनल ने की थी, यह भी बड़ा पैनल था। अब उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए, ये परिवार की शिकायत थी, इसलिए परिवार की मांग पर ही एम्स के 7 डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया था। फॉरेंसिक जांच का फैसला हुआ था। अगर विकास सिंह को डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर भरोसा नहीं है तो पैनल में दूसरे 6 डॉक्टर्स और थे, उन्होंने भी यही कहा है। ये यूनानिमस ओपिनियन है, सबने कहा कि सुशांत की मौत मर्डर नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है। लेकिन अब विकास सिंह कह रहे हैं कि चूंकि एम्स की टीम के पास मर्डर या आत्महत्या साबित करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे, फिर एम्स की टीम ने फैसला कैसे सुना दिया। एम्स को तो सिर्फ अपना ओपिनियन देना चाहिए था। अब जरा ये बताइए कि अगर किसी और टीम को अपॉइंट कर दिया जाए तो उसके पास सफिशिएंट एविडेंस कहां से आ जाएंगे, क्योंकि मौत हुए तो बहुत अरसा बीत चुका। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करें या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। उनको एक सिर्फ ओपिनियन देना था कि जो काम कूपर हॉस्पिटल ने किया वो सही है, और कूपर हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या ये कहा जा सकता है सर्टेनिटी से कि ये डेथ बाय हैंगिंग है या डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें सुसाइड का पॉसिबिलिटी है या इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर है। सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये इनके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि सुसाइड होगा कि नहीं होगा ये पुलिस का काम है डिसाइड करना। आदमी का डेथ बाय हैंगिंग भी अगर हो तो उसमें भी जरूरी नहीं कि वो सुसाइड हो। अगर किसी को बेहोश करके और उसको हैंग कर दिया जाए तो वो डेथ बाय हैंगिंग ही पता चलेगा, और सुसाइड उसको कहना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जिस तरह की रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, जिस तरह का इन्होंने टिप्पणी दी है, ये बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी। इनका सिर्फ मेडिको लीगल एविडेंस देना था कि ये बहुत ही इन्होंने लापरवाही की है, बहुत ही गैर जिम्मेदारा काम किया है, और सीबीआई को इनके कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस तरह से इन्होंने ऐसे गैर जिम्मेदारा तरीके से इस तरह का रिपोर्ट किस तरह से बना दिया। ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह के केस में बहुत सारे लोग अपने आप को इन्वेस्टिगेटर, वकील और जज सब कुछ अपॉइंट कर चुके हैं। उन्होंने जांच भी कर ली है और फैसला भी सुना दिया है। कहां कहां गड़बड़ थी ये भी उन्हें पता है, और कौन कौन साजिश में इन्वॉल्व है ये भी उन्हें पता है। अब अगर कोई उनके मन मुताबिक बात न कहे तो उसे साजिश करने वाला करार दिया जाता है। आज एम्स के डॉक्टर्स पर उंगली उठाई, 7 डॉक्टर्स के पैनल पर उंगली उठाई, कल सीबीआई पर सवाल खड़े किए जाएंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं कि एम्स के 7 डॉक्टर से बड़ी फॉरेंसिक जांच क्या हो सकती है? सीबीआई से बड़ी एजेंसी और कौन सी है? और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आखिरकार यह मामला अदालत के सामने भी जाएगा। जिसका जो काम है उसे वो करने दिया जाए। हर किसी पर शक करने का काम बंद होना चाहिए। और इसका एक बड़ा उदाहरण आज मिला। आज हाई कोर्ट ने कहा कि रिया चक्रवर्ती किसी तरह की ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। रिया चक्रवर्ती 28 दिन से जेल में थी, आज उसे जमानत मिली। रिया को लेकर 4 महीने से बहस चल रही थी, तमाम तरह की बातें कही गई, आरोप लगाए गए, लेकिन आज रिया की जमानत के एप्लीकेशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 70 पन्नों का जजमेंट दिया, और ये जजमेंट पढ़ने लायक है। मैंने फैसले को पूरा पढ़ा, इसकी कुछ खास बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आज क्लियर कर दिया कि रिया चक्रवर्ती कोई ड्रग डीलर नहीं है,
उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई और यह इल्जाम भी साबित नहीं हुआ कि वो ड्रग सिंडिकेट में सीधे तौर पर शामिल थी। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा, इन्वेस्टिगेशन में न तो रिया से और न ही सुशांत सिंह राजपूत के घर से किसी तरह का कोई ड्रग्स बरामद हुआ। खुद एनसीबी का यह कहना है कि ड्रग्स पहले से कंज्यूम कर लिए गए थे, इसलिए रिकवरी नहीं हो सकी। अदालत ने कहा, इस वक्त जांच एजेंसी के पास ऐसा कुछ भी दिखाने को नहीं है जिससे साबित हो कि रिया ने कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। जो सबूत एनसीबी ने पेश किए उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि रिया का ड्रग्स से कनेक्शन तो है, लेकिन वो ड्रग पेडलर है यह मानना ठीक नहीं है। रिया चक्रवर्ती का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं है और न ही रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को पैसे के लिए किसी को बेचा। ये सारी बातें हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही हैं। मैंने कई बार कहा, इस तरह के मामलों में जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एजेंसियों के बयानों में, दावों में कुछ होता नहीं। अदालत में सबूतों की जरूरत होती है और आज वही हुआ। हाईकोर्ट ने एनसीबी के सारे दावे खारिज कर दिए। हाईकोर्ट के फैसले पर रिया के वकील सतीश मानचंदे ने कहा कि एनसीबी ने रिया को फर्जी केस में फंसाया। सबसे बड़ी गलती रिया की है कि उसने ऐसे लड़के को चुन लिया अपने प्रिय करके कि जो ड्रग्स का हैबिट करता था, जो जिसका मेंटल बीमारी थी। वो तो डॉक्टर्स लोगों ने उसको बहुत से एडवाइस दी थी। 5 डॉक्टरों ने, मुंबई के सबसे लीडिंग डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और जो भी काउंसलर थे, उन्होंने उसको एडवाइस दी थी कि ड्रग का सेवन करना एकदम गैर कानूनी है और आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप मेंटल इश्यूज के बारे में मेडिसिन ले रहे हैं। फिर भी उसने कंटिन्यू की। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत इतना चतुर था कि अपने मोबाइल से, अपने डेबिट कार्ड से एक बार भी उसने ड्रग की खरीदी नहीं की थी। उसको अपने सर्वेंट्स को यूज किया, अपने गर्लफ्रेंड्स को इस्तेमाल किया, फ्रेंड्स को इस्तेमाल किया, गर्लफ्रेंड के भाई को इस्तेमाल किया। ऐसे आदमी ने कितने लोगों को फंसा के चला गया है बेचारा। मैंने आपको दोनों पक्ष की बात सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील की बात सुनवाई, रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्या कहा यह भी सुनवाया। लेकिन एक बात दोनों वकील मानते हैं कि नारकोटिक्स मामले में रिया के खिलाफ जो केस बनाया गया वो बहुत कमजोर है। एनसीबी ने तो कहा था कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में सेलिब्रिटीज और रोल मॉडल के खिलाफ ज्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए। ये बात उस समय कन्विंसिंग भी लगी थी, लगा था वाकई में जो सेलिब्रिटीज हैं उनका असर होता है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। किसी सेलिब्रिटी या रोल मॉडल को अदालत में कोई खास प्रिविलेज नहीं मिलता तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी अलग तरीके से नहीं लिया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, आरोपी कोई भी हो, केस मेरिट पर ही डिसाइड होगा। और मुझे लगता है कि इस पूरे केस का मूल मंत्र यही है जो आज हाई कोर्ट ने कहा, और इसको सबको समझना चाहिए। किसी को सेलिब्रिटी बताकर, किसी को रोल मॉडल बताकर उसके पीछे पड़ जाना ठीक नहीं है। वैसे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रिया को जमानत देने के कारण जो डिटेल में दिए हैं, एनसीबी के दलीलों को खारिज करने की वजह बताई है। वक्त की कमी से मैं पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यानी 10 बजे आप इंडिया टीवी पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को बड़ी बारीकी से समझाया जाएगा। जिस तरह सुशांत की मौत पर पूरे देश में इंसाफ की मांग उठी, जिस तरह लोग सुशांत की मौत का सच जानने को उत्सुक थे, उसी तरह पूरा देश हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक साथ खड़ा हुआ। अब पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा पैदा हुआ है। लेकिन इस मामले में आज एक बड़ा खुलासा हुआ। पता लगा कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम के बीच कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे फैलाने की साजिश रची और इसके विदेशों से 100 करोड़ का फंड आया। ये चौंकाने वाला खुलासा आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया। ईडी का दावा है कि हाथरस में दंगे भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। विदेशों से बड़ी मात्रा में पैसा आने के सबूत मिले हैं। 50 करोड़ रुपए तो सिर्फ मॉरिशस से भेजे गए।
पता ये चला कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया और दंगा भड़काने की साजिश रची गई। फंड इकट्ठा करने के लिए 2 वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया है। ईडी का दावा है कि उसे कई विदेशी अकाउंट्स की जानकारी मिली है जिनसे पैसा ट्रांसफर हुआ। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने का प्लान बना रही है। दंगों की साजिश करने के इल्जाम में जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है, उन चारों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आज सभी आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया। हालांकि दंगों की साजिश का हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब यह मुहिम भी अंजाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अब हाथरस की बेटी के परिवार को भी ये यकीन हुआ है, भरोसा पैदा हुआ है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको याद होगा कि हाथरस के डीएम ने पीड़ित परिवार को धमकाते हुए कहा था कि मीडिया की आधी टीम आज चली गई और आधी शाम तक चली जाएंगी, उसके बाद हम ही रहेंगे, इसलिए बार बार बयान मत बदलो। डीएम के इस बयान के बाद मैंने कहा था कि इंडिया टीवी की टीम उस वक्त तक वहीं रहेगी जब तक पीड़ित परिवार के लोगों को यकीन न हो जाए कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं आपको बता दूं, इंडिया टीवी के 2 टीम्स अभी भी हाथरस में मौजूद हैं। और बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद हाथरस की बेटी के परिवार की सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वहां मौजूद हमारे रिपोर्टर से बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पीड़ित परिवार को 3 लेयर सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इस परिवार के घर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फिट किए जा रहे हैं। घर के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और इसके अलावा घर से लेकर मेन रोड तक पुलिस की तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बताया कि पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम करने से पहले परिवार की सहमति ली है। उनसे सलाह मशवरा करके ही सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस वक्त हम पीड़िता के गांव में मौजूद हैं हाथरस में, और यहां पर देखें कि पीड़िता के परिवार के लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और यहां पर जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसकी तरफ से ये सीसीटीवी यहां पर लगाए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी जो है, जो गांव की मुख्य सड़क है उस पर निगरानी रखेगा। यहाँ पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से कई कैमरे जो हैं, अलग अलग स्पॉट जो हैं चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, और वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। घर वालों की सहमति से जो है ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। 3 लेयर प्रोटेक्शन जो है परिवार को दी गई है। पहली लेयर तो ये कि गांव के बाहर और जो गांव की मुख्य सड़क जहां से शुरू होती है वहां पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे, पुलिस बल तैनात रहेगा। उसके बाद अगर कोई घर में एंट्री किसी को करनी है या किसी को जाना है तो उसके लिए उसे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और बाकायदा उसकी पूरी तलाशी होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि क्या नाम है, किससे मिलना है, क्या नंबर है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़, और उसका खुद का जो निजी एड्रेस है वो तक लिखा जाएगा। और उसके अलावा जो घर के अंदर प्रत्येक परिवार के सदस्य के साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ भी पुलिसकर्मी बाहर तक जाएंगे। क्योंकि हाथरस के मामले में इतनी ज़्यादा बयानबाजी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा सियासत हो चुकी है कि गांव वालों के मन में भी डर है। लोगों के मन में जातिगत हिंसा की आशंका है, जैसा पहले इस गांव में कभी नहीं हुआ। अब लोगों को लगता है कि दंगे हो जाएंगे, इसलिए गांव वालों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी तैनाती की गई है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट तैयार रखे गए हैं। फायर ब्रिगेड के 8 कर्मचारी भी शिफ्ट वाइज यहां रहेंगे। ये अच्छी बात है। अब तक पुलिस के रवैये से, प्रशासन के व्यवहार से गांव के लोग परेशान थे, उनके दिल में शक था। इसलिए आज हाथरस के नए एसपी विनीत जायसवाल ने कहा, पुलिस का मकसद सिर्फ पीड़ित परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को सुरक्षा का माहौल देना है। इसीलिए पुलिस और पीएसी को इतनी हैवी मात्रा में डिप्लॉय किया गया है। पीड़ित परिवार है, इनके घर के ठीक बाहर एक सशस्त्र गार्ड लगाई गई है पुलिस की, और इसके अतिरिक्त 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंट तरीके से वहाँ पे कैंप कर रही है, जो 24 घंटे वहाँ ड्यूटीरत है। जो इस गांव का प्रवेश द्वार है वहाँ पे भी एक सशस्त्र पुलिस गार्ड 8 लोगों की तैनात की गई है, ताकि वहाँ पे भी जो है सतत दृष्टि रखी जा सके। इसके अतिरिक्त इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को 2 शैडोज पुलिस की तरफ से दिए गए हैं, जो हमेशा इनके साथ रहेंगे। इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। पुलिस के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए।
गांव में ठाकुरों और दलितों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश हुई थी, ये सही है। लोक मन में एक दूसरे को लेकर शक भी है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम तो ज़रूरी हैं। और बड़ी बात है कि प्रशासन की कोशिश है कि पहले जो गलती हो चुकी वो हो चुकी, अब इस तरह का कोई फैसला ना हो जिससे लोगों का भरोसा टूटे। इसलिए अब हर फैसले पर पीड़ित परिवार से बात हो रही है, गांव के लोगों की बात सुनी जा रही है। इस केस की जांच के लिए बनी एसआईटी की टीम ने आज फिर लड़की के परिवार से मुलाकात की। परिवार वालों से पूछा अगर कोई और बात भी बतानी हो, कोई बात रह गई हो या कुछ जोड़ना चाहते हो तो बता दें, क्योंकि इसके बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। हालांकि एसआईटी के गठन को आज 7 दिन हो गए। एसआईटी को आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन आज एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया। अब एसआईटी 16 सितंबर को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। हमें कुछ अभी बयान लेने शेष है, कुछ एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय। अभी कुछ नई बात अभी परिवार से हमने बताया था कि हमारा समय बढ़ गया है, उनका हालचाल लिया है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि वो स्वेच्छा से कुछ और एविडेंस हमें देना चाहें तो वो दें। परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी हो चुकी है वैसे? हाँ, लगभग पूरी। सर, ये जो नई सीबीआई कुछ सामने आ रही है, क्या वो भी जांच के दायरे में आएगी? आरोपियों से हो चुकी है सर पूरी? हाँ, उनके 2 परिजनों से जो है बात हुई है। मुझे यकीन है कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा, उसका रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, इन सारी बातों से भरोसा पैदा हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। 2 दिन पहले से जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, उससे एक बार ऐसा लगा था जैसे गांव में दलित और ठाकुर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। गांव में आग लग जाएगी, दंगा हो जाएगा, दलितों को दबा दिया जाएगा। कोई हाथरस की बेटी के परिवार की बात सुन नहीं रहा। जो दलित बेटी को न्याय दिलाने की बात कह रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है। लेकिन गांव वालों ने, चाहे वो दलित हों चाहे वो राजपूत हों, उन्होंने इन सारे दावों को गलत साबित कर दिया। आज जो तस्वीर सामने आई, इतनी सियासत होने के बाद, जातिगत दंगे भड़काने की साजिश होने के बाद, न गांव का माहौल बिगड़ा न प्रदेश का। और इसके लिए गांव के लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। दंगों की साजिश करने वाले पकड़े जा रहे हैं। विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग के सबूत सामने आए हैं। और अच्छी बात यह भी है कि गांव के ठाकुर परिवार भी कह रहे हैं कि पीड़िता दलित थी तो क्या हुआ, वो उनकी भी बेटी थी, उसको न्याय मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा मिले, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है किसी बेकसूर को बलि का बकरा ना बनाया जाए। मुझे लगता है कि 12 अक्टूबर को जब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो इंसाफ की राह और मजबूत होगी। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कोरोना के खतरे के बीच झोला छाप डॉक्टर गरीबों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। अब मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। कोरोना के संकट के वक्त लोग हॉस्पिटल जाने से बच रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादातर डॉक्टर कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे हैं। इसका फायदा कुछ झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं। फर्जी डॉक्टर्स ने छोटे छोटे गांव में, गलियों में, गरीब बस्तियों में दुकानें खोल ली हैं और अब लोगों को मौत बांट रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने नोएडा में एक ऐसे ही फर्जी डॉक्टर के चक्कर में फंसकर एक प्रेग्नेंट महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मौत की खबर देखी तो दिल बैठ गया। 21 साल की रुचि नोएडा में अपने पति के साथ रहती थी। उनका पति कमलेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दोनों की 3 साल पहले शादी हुई थी। उनके घर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला था। वो इसकी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिसे वो डॉक्टर समझकर इलाज करवा रहे थे वो असल में फर्जी डॉक्टर था। परसों रात को जब महिला को प्रसव पीड़ा हुई, महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो इलाज शुरू हो गया और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर और उसके साथी महिला और उसके बच्चे की लाश को सड़क के किनारे फेंककर क्लिनिक पर ताला लगाकर भाग गए। ये पूरी घटना दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादा हत्या का केस दर्ज किया है।
लेकिन किसी को नहीं मालूम डॉक्टर कौन है, उसका असली नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका क्या पता है, उसके साथ कौन है। नोएडा में झोलाछाप डॉक्टर ने गर्भवती रुचि के साथ क्या किया, इसकी एक एक डिटेल परेशान करने वाली है। जिस वक्त फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक में गर्भवती रुचि दर्द से तड़प रही थी, उसके साथ उसकी बड़ी बहन क्लिनिक में थी। बड़ी बहन ने बताया किस तरह झोलाछाप डॉक्टर ने, फर्जी डॉक्टर ने उन्हें भरोसा दिला दिया था कि वो सब ठीक कर देंगे। बड़ी बहन ने यह भी बताया कि रुचि की मौत के बाद परिवार के साथ क्या हुआ और किस तरह ये फर्जी डॉक्टर और उसका भाई महिला के शव को क्लिनिक के बाहर फेंककर फरार हो गए। नीता सिस्टर ने 8,000 रुपये जमा करा लिए। उसने कही नहीं मैं गारंटी ले रहे हूँ, गारंटी के साथ तुम्हारा काम कर देंगे, चच्चा और बच्चा दोनों सही कर देंगे। तो मैंने कही ठीक है। मेरी बहन के प्राण निकले 2 बजे। तब उसने ये किया, तुम जाओ बाहर निकल जाओ, मेरे से बोला तुम जाओ बाहर निकल जाओ। तो बहन ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, उसको पकड़ के यूं नीचे डाल दिया, नीचे डाल के गेट पे और ताला मार के और भागे। अब मेरे को बोल के मेरे को लारा दिया कि मैं अभी आ रहे हैं, आप रुको मंजू, और मैं अभी आ रहे हैं और आप बता देंगे कि देखो मैं अभी गाड़ी से तुम्हें छुड़वा देंगे। मैंने ये बोला दीदी मेरे साथ ये क्या व्यवहार कर दिया आपने। मैं रोने लगी थी उस टाइम। मुझे तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचिए उस माँ के बारे में जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे को पाला। वो अपने बच्चे को लेकर सपने बुन रही होगी। उस पिता के बारे में सोचिए जिसे फर्जी डॉक्टर के चक्कर में अपनी पत्नी को खोना पड़ा, अपने होने वाले बच्चे को खोना पड़ा। मुझे लगता था इस मामले में प्रशासन और अफसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, इसलिए मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर को जिला चिकित्सा अधिकारी से बात करने भेजा। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने दिन में कई बार सीएमओ से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष समझने की कोशिश की, लेकिन शाम तक कोई अफसर सामने नहीं आया। पता यह लगा कि 2 महीने पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया था। कई फर्जी डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। इन फर्जी डॉक्टर्स ने, इन झोलाछाप डॉक्टर्स ने अपनी दुकानें फिर से खोल ली। सिर्फ नोएडा में नहीं, इस तरह के फर्जी डॉक्टर्स बड़े बड़े शहरों की झुग्गी बस्तियों में अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं। इसीलिए मैं आज सबको सावधान करना चाहता हूं। मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स को अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में ऐसे फर्जी डॉक्टर्स की पड़ताल करने को कहा। भोपाल से अनुराग अमिताभ ने ऐसे ही एक क्लिनिक में जाकर जांच की। इस क्लिनिक में एक शख्स डॉक्टर बनकर बैठा हुआ था। शख्स के पास ना तो डॉक्टर की कोई डिग्री थी, ना इलाज करने का कोई अनुभव। लोगों ने बताया कि यह आदमी खुद को डॉक्टर बताता है और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी दवा देता है। ये झोलाछाप डॉक्टर लोगों को इंजेक्शन लगाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये शख्स सिर्फ 11वीं क्लास तक पढ़ा है। ये जो डॉक्टर हैं इनके पास डिग्री भी नहीं है और इलाज कर रहे हैं बाकायदा। देखिए बेड वगैरह भी है, डिस्पोजेबल, ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो डिस्पोजेबल ये सारे टैबलेट्स वगैरह भी, यानी बाकायदा सिरिंज वगैरह ये दे रहे हैं आप। ये देखिए सब प्रकार की दवाइयाँ हैं। तो आप कौन से डॉक्टर हैं? जी आप कौन से डॉक्टर हैं? भोपाल के पास ही कर रहे हैं आप ये सब काम? जी। तो कौन से डॉक्टर हैं आप? बाकायदा ये सिरिंज फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड नहीं, फर्स्ट एड तो आपको देने की तो अनुमति है भी नहीं। डिग्री कहाँ है आपकी? ये फर्स्ट एड का है। नहीं, डिग्री कहाँ है आपकी? ये आपने डिग्री लगा रखी है BSS स्किल मिशन, ठीक है ना। आप अपना नाम आपका है गोविंदा सिकदार, बंगाली क्लिनिक चला रहे हैं आप, हैं? आप बताइए। बाकायदा ये बेड वगैरह भी आप इलाज करते हैं। अभी मुझे बताया कि आप गर्भवती महिलाओं का भी इलाज कर रहे हैं बाकायदा। नहीं बताया अभी यहाँ पे। और ये तो ये डिस्पोजेबल वैन वगैरह इंजेक्शन देने के भी अधिकारी नहीं है आप, तो ये बताइए। नहीं तो ये कोई नहीं, ये देखिए ना आपने इतने इंजेक्शन रखे हुए हैं, ये आप कैसे लगा सकते हैं? आप तो ट्रेंड डॉक्टर भी नहीं है, ना आप मेल नर्स हैं, ना आप इस तरीके से हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं इलाज? कितना कमाते हैं आप ऐसा करके? 100-200 100-200 रुपए। ऐसे डॉक्टर हैं आप? सब आपको डॉक्टर कहते हैं।
क्या कर रहे हैं? पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए कर रहे हैं, तो पेट के लिए जान का सौदा भी करेंगे आप? नहीं, क्यों करेंगे? अच्छा, आपको खोलने की अनुमति और भी है डॉक्टर, और भी है, सब एकले मेरे क्यों कर रहा है भाई? हाँ, उनका भी करेंगे, उनका भी। आप ऐसे जितने भी फर्जी लोग हैं उनको पकड़ने की ही मुहिम चली है। आप डॉक्टर नहीं है, आप इलाज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कितना पढ़े आप? 11 क्लास है। 11 क्लास। अच्छा, 11 प्लस, मतलब 11वीं का। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कोरोना काल में भी पैसा कमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 11वीं पास हैं, जो पहले 11वीं प्लस पढ़ाई चलती थी वो पढ़े हुए हैं, और अब ये यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनको भगाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होनी चाहिए, लेकिन उनके चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये खुलेआम इस तरीके का दृश्य सीधे सीधे जानों की जो है ये सौदा करते दिख रहे हैं। अब मैं आपको जयपुर की तस्वीर दिखाता हूं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने जयपुर में एक नकली डॉक्टर के काले कारनामों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस डॉक्टर ने पहले रिपोर्टरों को झांसा दिया। एक छोटे से दुकानुमा कमरे में यह डॉक्टर क्लिनिक सजाकर बैठा था। मनीष भट्टाचार्य को पहले इस शख्स ने अपने आप को डॉक्टर बताया, लंबी लंबी डींगी हाँकी, कैमरे पर बताया वो रोजाना कितने लोग का इलाज करता है। कोरोना के वक्त में भी लोग उसके पास इलाज कराने आते हैं। लेकिन जब मनीष ने जोर देकर पूछा तो इस फर्जी डॉक्टर की पोल खुल गई। उसने कहा वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर दूसरे हैं, वो आजकल क्लिनिक में नहीं आ रहे। जब मनीष ने शख्स से पूछा कि वो एलोपैथी की दवा कैसे प्रेस्क्राइब कर रहा है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जयपुर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती में क्लिनिक में हम मौजूद हैं। यहाँ एक छोटी सी क्लिनिक है। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर MS खान। MS खान, डॉक्टर MS। ये कोरोना के इस समय कई हॉस्पिटलों में तो भीड़ नहीं है। जी सर। आपके यहाँ पेशेंट आ रहे होंगे? सर आ रहे हैं ना पेशेंट, तो नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं। जी हाँ, पेशेंट तो आ रहे हैं सर। कितना क्या पेशेंट? 10-20 मरीज सर, नॉर्मल वही आ रहे हैं। आप डॉक्टर हैं? सर मैं यहाँ 3-4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिग्री होल्डर है? कोई MBBS है, क्या है? सर मैंने BMS कर रखा है, डॉक्टर सल्फेदीन राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। सर्टिफिकेट? जी सब है सर। अभी तो नहीं, मैं ला के दिखा सकता हूँ सर। BMS करके इतनी बड़ी आप सारी लीवर की और किडनी की और तमाम बड़े बड़े जो आपने दवाइयाँ रख रखी हैं, कैसे आप लोगों को देते हैं? कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेवार कौन होगा उसका? सर एक डॉक्टर और भी बैठते हैं मेरे पास। कौन? अभी वो गए हुए हैं सर। क्लिनिक पे तो नाम लिखा है ना कुछ? क्या जो 2-3 डॉक्टर साहब बैठ रहे थे वो क्वारंटाइन में ही वो इधर बैठ रहे थे। तो अभी क्वारंटाइन की वजह से आ नहीं रहे हैं सर, तो वही आते हैं वही बैठते हैं। यहीं से आप क्लिनिक चलाते हैं? जबकि एक नॉमिनल ये होता है कि आप एक डिग्री लगा के रखता है आदमी क्लिनिक में। डिग्री है मेरे पास, वो क्या मतलब फ्रेमिंग करके मैं लगा दूंगा। डिग्री है सर, डिग्री करके बैठा हुआ हूँ। आयुर्वेदिक से किया है आपने, तो यहाँ तो एलोपैथिक की दवाइयाँ रखी है सर। चलाते हैं ना सर एलोपैथ। तो आप क्या करते हैं? सर मैं आरएमओ की पेस्ट पे बैठता हूँ सर के साथ। आयुर्वेदिक की दवाइयाँ कहाँ है? सर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है सर। यहाँ तो नहीं है कुछ मेडिसिन सर चलाते हैं आयुर्वेदिक। धीरे धीरे इस नकली डॉक्टर की असलियत बाहर आ गई। मनीष भट्टाचार्य ने इस फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक का मुआयना किया तो जो हालत क्लिनिक की दिखी उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक छोटे से कमरे में एक बेड लगाया हुआ है। क्लिनिक में दवा, टैबलेट, इंजेक्शन खुले में रखे हुए थे। इलाज के नाम पर मौत का पूरा इंतजाम था। जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बाहर का ये पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि क्लिनिक बता रहे हैं, और अंदर इन्होंने अस्पताल के नाम पे एक बेड लगा रखे हैं जहाँ पर मरीजों को देखा जाता है। आप देखिए ये तमाम दवाइयाँ हैं, यहाँ पर दवाइयाँ इन्होंने रखी हुई हैं, जबकि खुद BMS किया हुआ है डॉक्टर साहब ने। और BMS करने पे आप देखिए ये तमाम दवाइयाँ, मल्टीविटामिन्स और किडनी और लीवर्स की ये दवाई रखी हुई हैं, आप ये देखिए। और ये किस चीज़ की दवाई? लीवर के लिए सर, लीवर के लिए। किस रोगी को दिया जाता है सर? भूख वूख लगने के लिए, फीवर आता है सर, लीवर के लिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है? वही देते हैं। आप कैसे दे सकते हैं इसको? सर मैं नहीं दे रहा ना, मैं कहाँ दे रहा था। ये हालत है, आप देखिए इस क्लिनिक की। और अभी भी आप ये स्थिति देखिए। मैं आपको ये इनका अस्पताल भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये क्लिनिक है, ओपन में खुली में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। अब ये किस काम में आती हैं ये दवाइयाँ आपकी, ये बताइए ज़रा। सर ये तो वही बताएंगे सर। ये इतनी खुली दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, देखिए आप। ये इसमें पीस के दे दिया जाता है, चूरन बना के, और उसके बाद स्थिति आपके सामने है। इस तरीके से पूरा इनका क्लिनिक चल रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं। कोई भी बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? छोटा सा एक घर है, छोटे से इस घर में ये खुली दवाइयाँ, किस चीज़ की दवाइयाँ आई हैं? तो ये तो सभी बताएंगे वो। आप सोचिए
हेल्थ के नाम पर, इलाज के नाम पर इस तरह का फर्जी काम कैसे हो सकता है? जब नकली डॉक्टर साहब का फर्जीवाड़ा पूरी तरह साफ हो गया, वो उनके झूठ पकड़े गए, तो फिर उन्होंने मौके से भागने में अपनी खैर समझी। डॉक्टर एम एस खान की क्लिनिक है, खुद को डॉक्टर बताते हैं। जैसे ही हम पहुंचे, इनकी पूरी क्लिनिक दिखाई, तो उसके बाद ये बाइक से देखिए इन्होंने अपना शटर डाउन करके यहाँ से ये रवाना हो गए। ये एक कच्ची बस्ती में इन्होंने क्लिनिक खोल के रखी है, क्योंकि खुद तो बता रहे हैं कि एक डॉक्टर और भी बैठता है, BMS है, लेकिन हकीकत सबसे बड़ी ये आपने देखी इस क्लिनिक के अंदर ना कोई नाम लिखा हुआ है, ना किसी डॉक्टर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ना ये जो कह रहे हैं MBBS कौन सा डॉक्टर है वो किसी को अता पता है। लेकिन एक छोटी सी क्लिनिक के अंदर किस तरीके की हेरफेर चल रही थी आप खुद ही देखिए, और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन झोला छाप डॉक्टरों की हालत क्या है। इनको रोकने वाला कोई नहीं, धड़ल्ले से ये लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन गलत सही जो भी मिल रहा है इलाज कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। और ऐसे में लोगों की एक जान पर बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है, और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन होगा, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन हो लेगी या कोई और? अभी भी कोई जवाब देने वाला नहीं। ये फर्जी डॉक्टर, ये मौत के सौदागर, नकली डॉक्टर ऐसे इलाकों में दुकानें खोलते हैं जहां कम पढ़े लिखे गरीब लोग रहते हैं। ये लोग कम फीस लेते हैं, ऐसी डिग्री अपनी क्लिनिक पर लगाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। भोले भाले लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर वही होता है जो नोएडा में हुआ। महिला की जान चली गई, उसके बच्चे की भी जान चली गई। अब जयपुर में, भोपाल में, दूसरे शहरों में कितने लोग मरते होंगे, इसके बारे में सोचकर भी दिल कांप उठता है। इस समय कोरोना का प्रकोप है, जो असली डॉक्टर्स हैं उनकी क्लिनिक कम खुल रही हैं, इसलिए नकली डॉक्टर ज़्यादा सक्रिय हो गए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, सावधान रहिए। अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो अच्छे हॉस्पिटल में जाइए। अगर पैसा कम है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके तहत गरीब आदमी को इलाज मिल सकता है, लेकिन भगवान के लिए नकली डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए। ये तो कुछ रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं, कितने शहरों में कितने बड़े पैमाने पर नकली डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, आपकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसका ख्याल करिए और सावधान रहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के धरने के केस में जो फैसला सुनाया, वो आगे के लिए एक नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा, यह मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम जनता के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया। साफ साफ कहा कि विरोध के नाम पर आम लोगों को दिक्कत में नहीं डाला जा सकता। राइट टू प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि कहीं भी बैठ जाओ, कोई भी सड़क बंद कर दो। शाहीन बाग के धरने के केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि प्रोटेस्ट के नाम पर किसी पब्लिक प्लेस को इनडेफिनेटली यानी अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक करके नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना बुनियादी हक है, लेकिन ऐसा सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस पर किया जाना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक जगह और रोड पर प्रदर्शन करने से अगर दूसरे लोगों को परेशानी होती है तो ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। जस्टिस SK कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमें राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू मूवमेंट यानी कहीं भी आने जाने के अधिकार के बीच बैलेंस बनाकर चलना है। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट के जो तरीके कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेजों के खिलाफ मान्य हैं, वो आज मान्य नहीं हो सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग जैसे धरने को खत्म करने के लिए पुलिस अपने लेवल पर एक्शन ले सकती है। इस तरह के मामलों में कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CA के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान 15 दिसंबर से शाहीन बाग की एक तरफी रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे न सिर्फ नोएडा और दिल्ली के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों को रोज परेशानी झेलनी पड़ी, बल्कि शाहीन बाग के इलाके में सैकड़ों दुकानें और शोरूम करीब 3 महीने तक बंद रहे। इसके बाद जब कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, तब पुलिस ने कोरोना की बात कहकर शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों को हटाया। वैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लोगों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। ये देश
हम सबका है, समाज सबका है, सड़कें सबकी हैं, दुकानें रास्ते सबके हैं और पुलिस को भी ड्यूटी निभानी चाहिए। हर मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार तो नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता नहीं। 4 दिन पहले जिस अटल टनल को लोगों के लिए खोला गया था वहां भी लोगों के लिए नए नियम बनाने पड़े। आखिर अटल टनल में लोगों ने ऐसा क्या किया? हमारे देश में जब भी कोई नई चीज बनती है, अच्छी चीज बनती है, उसमें गड़बड़ कैसे होती है, इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में जिस अटल टनल का उद्घाटन किया था, उस टनल में 4 दिन में 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं और दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि बहुत से लोग टनल में सिर्फ एडवेंचर के लिए जा रहे हैं और टनल के एंट्री पॉइंट पर टनल के अंदर गाड़ी रोककर सेल्फी खींच रहे हैं। ये हरकतें एक्सीडेंट की वजह बनी। इसलिए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। सुरंग के अंदर और बाहर फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई है। सुरंग की दोनों साइड पर गाड़ी रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात भी आपको बता दूं, अच्छी बात है कि जिस मकसद से ये टनल बनाई गई वो मकसद पूरा हो रहा है। हमारी फौज को, हमारे जवानों को इस टनल का फायदा मिलने लगा है। आज ही सेना का एक बहुत लंबा काफिला अटल टनल से गुजरा। आर्मी का कहना है कि अटल टनल बन जाने से अब ऊंचाई वाले इलाकों में 12 महीने रसद पहुंचाई जा सकेगी। आर्मी का मूवमेंट रुकेगा नहीं।